गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। आई होप यू एंड फाइन एंड हेल्थी। हम आशा कर रहे हैं आप अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे, समय का यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे, ऑनलाइन क्लासेस का पूरा बेनिफिट ले रहे होंगे। हमने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था 10th क्लास के चैप्टर नंबर 5 के बारे में। इसमें हमने आपसे डिस्कस किया था नॉर्मली अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। तो दैनिक जीवन में रसायन पाठ का नाम है, आप जानते ही हैं। तो वहाँ हमने आपको अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बताया था कि अम्ल किसे कहा जाता है, क्षार किसे कहा जाता है, लवण किसे कहा जाता है। तो हमने बताया था कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, वो अम्ल होते हैं। और जो क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे या कसैले होते हैं, और जो लाल लिटमस को क्या करते हैं, नीला कर देते हैं। और साबुन जैसे चिकने होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, आपके क्षार होते हैं। और अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया के द्वारा बनने वाला कोई भी जो पदार्थ होता है उसे क्या कहा जाता है, लवण कहा जाता है। उनके बारे में आपने डिस्कस किया था कि लवण कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे आज के टॉपिक में कि अम्ल किसे कहा जाता है, क्षार किसे कहा जाता है, और इसकी कितनी परिभाषाएं दी गई हैं, कितनी थ्योरी हैं इसकी, उनके बारे में क्या किया जाएगा, यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। वहाँ तो एक टेस्ट के बेस पर हमने आपको बताया था नॉर्मली। अब यहाँ पर कुछ अन्य कंडीशन के आधार पर जो साइंटिस्ट है उन्होंने अम्ल और क्षार को किस प्रकार से क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस किसे कहा है, उन सारी की सारी चीज़ों में के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, ठीक है। तो उन परिभाषाओं के बारे में हम क्या करेंगे, आज अध्ययन करेंगे। तो अम्ल क्षार परिभाषा है, अम्ल क्षार परिभाषा है। अम्ल और क्षार की कितनी परिभाषाएं दी गई हैं, तो 3 परिभाषाएं दी गई हैं। पहली आरएनएस द्वारा, दूसरी दी गई है आपकी ब्रॉन्स्टेड, तथा लोरी द्वारा, तीसरी जो दी गई है वो दी गई है लुईस द्वारा। तो अम्ल और क्षार की क्या की गई, 3 अवधारणाएं प्रस्तुत की गई हैं, 3 परिभाषाएं क्या यहाँ पर प्रस्तुत की गई हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 क्या करेंगे, सबका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, आरएनएस थ्योरी, आरएनएस संकल्पना। के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि आरएनएस ने अम्ल और क्षार को किस प्रकार से क्या किया था, परिभाषित किया था। तो इन्होंने बताया था वे पदार्थ या यौगिक जो जल अपघटन पर क्या करते हैं, H+, जिसको कहा जाता है हाइड्रोजन आयन, उत्पन्न करते हैं। क्या होता है, उनको अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे पदार्थ मिल जाएंगे जो क्या करते हैं, जब उनका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, हाइड्रोजन आयन को फ्री करेंगे तो H2SO4 इज इक्वल टू 2H प्लस SO4 माइनस HNO3 इज इक्वल टू H प्लस NO3 माइनस HCl, H प्लस Cl माइनस CH3 COOH, तो क्या देगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस H2CO3 2H प्लस CO3 माइनस। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि सब क्या कर रहे हैं, वो H को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो जो कंपाउंड क्या करते हैं, जल अपघटन पर क्या करते हैं, H प्लस आयन को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, ठीक है, सबको क्या कहा जाता है, उनको अम्ल कहा जाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम बात करते हैं अब प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में। जैसे हमने आपको पहले लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था
कि कुछ प्रबल अम्लों के नाम लिखाए थे आपको और कुछ दुर्बल अम्लों के नाम लिखाए थे। तो हम बात करते हैं कि आप प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं, इसके बारे में अगर डिस्कस करेंगे प्रबल कौन है दुर्बल कौन है। तो देखो प्रबल अम्ल उसे कहा जाता है जब हम किसी पदार्थ को क्या करेंगे, जल के अंदर डालेंगे, तो डालने पर उसके आयनन होगा, आयनों में टूटेगा, वो धनायन और ऋणायन में टूटेगा। तो जितना जिसका ज़्यादा क्वांटिटी में आयनन होता है या अपघटन होता है वो उतना ही प्रबल होगा, और जिसका जितनी कम क्वांटिटी में क्या होता है, आयनन होता है, वो क्या होता है, उतना ही कम अम्लीय प्रकृति का होता है। तो जो प्रबल अम्ल होते हैं उनका जो डिकम्पोजिशन होता है लगभग 99% तक उनका आयनन हो जाता है, और जिसका दुर्बल अम्ल जो होते हैं उनका लगभग क्या होता है 50 से 60% तक क्या होता है उनका आयनन होता है। तो इसी के बेस पर, आयनन के बेस पर क्या किया गया, इन्हें क्लासिफाइड किया गया है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के रूप में इन्हें क्लासिफाइड किया गया। तो हमने आपको बताया था जैसे H2SO4 है, HNO3 है, ठीक है, HCl है, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल है ये आपका नाइट्रिक अम्ल, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रबल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। दुर्बल अम्ल की बात करें हम तो CH3COOH यानी कि 50 से 60% तक क्या होगा, आयनन होगा। इसका नाम है एसिटिक अम्ल, सिरके में पाया जाता है। H2CO3 नाम क्या है इसका, कार्बोनिक अम्ल। फिर फास्फोरिक अम्ल आ जाता है, फास्फोरस अम्ल आ जाता है। तो याद रखना है प्रबल किसे कहा जाएगा, जिसका आयनन पूर्ण रूप से हो रहा है, लगभग 99% तक हो जाता है, 99% से भी अबव हो सकता है, तो वो क्या कराएंगे, आपके प्रबल अम्ल कहलाएंगे। और जिसका आयनन जो होता है वो क्या करता है 50 से 60% तक होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, दुर्बल अम्ल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्षार, जो आरएनएस के आधार पर है। क्षार किसे कहा जाता है, अम्ल के बारे में तो बदल गया कि जो H+ आयन देंगे उनको क्या कहेंगे, हम अम्ल कहेंगे। क्षार किसको कहते हैं, क्षार की बात करते हैं, वे पदार्थ जो जल अपघटन होकर OH आयन कहा जाता था, इसे हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है, जैसे बात कर सकते हैं हम NaOH का डिकम्पोजिशन होगा Na प्लस OH माइनस में, KOH K प्लस OH माइनस में, CaOH का होल ट्वाइस, Ca प्लस 2OH माइनस में, MgOH का होल ट्वाइस डिकम्पोज हो जाएगा, Mg प्लस 2 प्लस OH माइनस 2 मॉलिक्यूल, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस, Al प्लस 3 OH माइनस। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर सब में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, सबके अंदर OH आ रहा है। ये सब OH को क्या कर रहे हैं यहाँ पर रिमूव कर रहे हैं। तो दोज कंपाउंड विच आर रिमूव द OH आयन, यानी कि जो हाइड्रोक्सिल आयन को रिमूव करते हैं, देते हैं आप गठित होकर, तो ऑल आर नोन एज क्षार, या इन्हें क्या कहा जाता है, बेस कहा जाता है। चलिए इसकी रिपोर्ट लीजिए आप। अब जिस प्रकार से क्या होते हैं हमारे पास प्रबल अम्ल होते हैं और दुर्बल अम्ल होते हैं, ऐसे क्या होता है हमारे पास प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार होते हैं। परिभाषा सेम ही रहेगी कि प्रबल क्षार दुर्बल क्षार किसे कहा जाएगा। ठीक है, प्रबल क्षार की बात करें हम और दुर्बल क्षार, तो वही कंडीशन है। प्रबल का मतलब है जिसका आयनन जो हो रहा है लगभग 99% के आसपास हो जाता है, उनको क्या कहेंगे, प्रबल क्षार कहा जाएगा। और जिनका आयनन जो होता है वो लगभग क्या होता है 50 से 60% तक होता है, वो क्या कहलाते हैं, आपके दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जैसे हम बात करें NaOH, क्या नाम है इसका,
सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दुर्बल क्षार की बात करें तो हम लिखा CaOH का होल ट्वाइस, क्या नाम है इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, याद रखना, एंटासिड के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। AlOH का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, आदि, ठीक है। तो जिनका आयनन क्या होता है, पूर्ण रूप से हो जाता है 100% तक क्या होता है, आयनन होता है, वो क्या कहलाएंगे आपके, लगभग 100% होता है, तो क्या कहलाएंगे आपके प्रबल क्षार कहलाएंगे। और जिनका आयनन क्या होता है 50 से 60% तक होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, दुर्बल क्षार कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब जो आरएनएस थ्योरी है वो केवल उन कंपाउंड्स के ऊपर क्या करती है, अप्लाई होती है जिनमें क्या होता है H+ और OH- आयन होते हैं। अब जिनमें क्या होते हैं H+ आयन और OH- आयन नहीं होते हैं, उन कंपाउंड्स के नेचर के बारे में क्या करती है, कुछ भी आइडेंटिफाई जस्टिफाई नहीं करती है। तो वहां अगर क्या हो जाती है, ये फेल्ड हो जाती है कि ये क्या करती है, उनके बारे में कोई भी अध्ययन, कोई भी जानकारी प्रदान नहीं कर पाती। तो नोट में आप याद रखेंगे आरएनएस थ्योरी, संकल्पना, उन यौगिकों के बारे में कोई भी जानकारी प्रदान नहीं करती है, जिनमें H+ और OH- आयन नहीं होते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं, उपस्थित नहीं, उपस्थित के बहुत सारे ऐसे कंपाउंड मिल जाएंगे इसमें क्या होगा आपका H+ या OH- आयन नहीं होंगे, ठीक है। तो उनके बारे में क्या करती है, कोई भी ये अध्ययन हमें क्या होती है, कोई भी ज्ञान प्रदान नहीं करती है कि ये कंपाउंड हमारा क्या होगा, अम्लीय नेचर का होगा, या ये कंपाउंड हमारा क्या होगा, क्षारीय नेचर का होगा, या अदर्श नेचर का होगा। उनके बारे में ये थ्योरी कुछ भी जानकारी प्रदान नहीं करती, ठीक है। अब हमने आपको उदासीनीकरण क्रिया बताई थी। तो उदासीनीकरण क्रिया जो हमने बताई थी, अम्ल प्लस क्षार = लवण प्लस जल। तो अगर इनके आधार पर देखें तो H++ OH- आयन जो रिएक्शन करते हैं बना लेते हैं H2। इसको भी क्या कहा गया है, एक प्रकार से क्या कहते हैं, उदासीनीकरण क्रिया की संज्ञा दी गई है कि उदासीनीकरण क्रिया हो सकती है। तो ये पहली थ्योरी थी जो अम्ल और क्षार से रिलेटेड है, ठीक है। कौन सी थ्योरी है, आरहेनियस संकल्पना, ठीक है। मैं जिसने बताया था कि जो H+ आयन देंगे वो अम्ल कहलाएंगे, जो OH- आयन देंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके क्षार कहलाते हैं। फिर प्रबल अम्ल कौन से होंगे, प्रबल क्षार कौन से होंगे, दुर्बल अम्ल कौन से होंगे, दुर्बल क्षार कौन से होंगे, है ना। उन्हें किस कारण से प्रबल और दुर्बल की श्रेणी में बांटा गया है। तो ये थ्योरी जो होती है उनके सबके बारे में जानकारी प्रदान करती है। परंतु जिनमें H+ आयन और OH- आयन नहीं होते हैं, उन यौगिकों के बारे में, उन पदार्थों के बारे में यह कोई भी जानकारी प्रदान नहीं करती है, ठीक है। दूसरा हम देख लेते हैं। आप दूसरी थ्योरी क्या है, ब्रांस्टेड तथा लोरी की संकल्पना। कौन सी है हमारी, ब्रांस्टेड तथा लोरी की संकल्पना, ठीक है, दूसरी थ्योरी है।
ब्रांस्टेड तथा लोरी की संगणना। ब्रांस्टेड और लोरी ने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि प्रोटॉन के बेस पर, कि प्रोटॉन जो H+ आयन होता है, इनके जो यौगिक जो पदार्थ क्या करते हैं, H+ आयनिक प्रोटॉन का त्याग करते हैं, वो अम्ल होते हैं, और जो प्रोटॉन को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके क्षार कहलाते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था इसके अनुसार? वे पदार्थ जो प्रोटॉन H+ का त्याग करते हैं, अम्ल कहलाते हैं, तथा वे पदार्थ जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन को त्याग करने वाले अम्ल कहलाएंगे, और प्रोटॉन का ग्रहण करने वाले क्या कहलाते हैं? इस थ्योरी के आधार पर क्या कहलाते हैं? वो आपके क्षार कहलाते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं Ha+B, ठीक है, आपका एसिड, ये आपका बेस। अब इसके बाद हाइड्रोजन है तो इसने डोनेट किया तो ये ले लेगा, तो प्लस जाएगा तो इससे और माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा A- BH क्या हो जाएगा, प्लस। तो एसिड का जो बना हुआ होता है वो होता है इसका संयुग्मित क्षार, क्षार कहलाएगा, और बेस का जो प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है वो संयुग्मित अम्ल कहलाएगा। उल्टा होता है। ठीक है, एसिड का जो होगा संयुग्मित क्षार होगा, क्योंकि प्रोटॉन का त्याग कर चुका है, अब ये लेने की स्थिति में, देने की में नहीं है। और जो बेस होता है उसके पास प्रोटॉन की अधिकता हो जाती है, इस कारण से क्या कहा जाता है? संयुग्मित अम्ल कहा जाता है, क्योंकि H+ आयन को डोनेट कर सकता है। देख सकते हैं हम सामान्य एग्जांपल H2+NH3, ठीक है, आपका अम्ल की तरह वर्क कर रहा है, क्षार की तरह वर्क कर रहा है। इसने क्या किया? प्रोटॉन को ग्रहण कर लिया, क्या बचेगा आपका OH- प्लस NH4 प्लस बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो क्या आपका संयुग्मित क्षार है, ठीक है, आपका संयुग्मित अम्ल। ठीक है, एक और एग्जांपल देख सकते हैं HCl+H2O इज इक्वल टू Cl- प्लस H3O+। ये क्या आपका अम्ल है, ये क्या आपका क्षार है, ये आपका संयुग्मित क्षार है, ये आपका संयुग्मित अम्ल है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, इन्होंने अम्ल और क्षार की परिभाषा दी थी कि जो पदार्थ प्रोटॉन का त्याग करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और जो पदार्थ क्या करते हैं, प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके क्षार कहलाते हैं। इसके आधार पर एक हमने आपको 3 एग्जांपल्स दिए हैं कि बने हुए एसिड जो प्रोटॉन का त्याग करेगा वो उसका संयुग्मित क्षार कहलाएगा, और जो बेस होगा जो प्रोटॉन को ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा? आपका संयुग्मित अम्ल कहलाएगा। तो ये परिभाषा किसके आधार पर थी? ये परिभाषा थी आपकी ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी के बेस पर क्या थी, ये परिभाषा दी गई। अब ये वाली थ्योरी भी क्या हो गई, इसलिए भी फेलियर हो गई, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होंगे जिसमें क्या होंगे, प्रोटॉन होगा ही नहीं। ठीक है, तो नोट में आप याद रख सकते हैं यह संकल्पना एप्रोटिक पदार्थों जैसे CO2, SO2 आदि की प्रकृति के बारे में कोई जानकारी प्रदान नहीं करती है।
कोई भी जानकारी क्या करती है, प्रदान नहीं करती है। तो यहाँ पर क्या हो जाती है, फेलियर हो जाती है, लिमिट बन जाती है, यहाँ से आगे नहीं चलती। ठीक है, तो दूसरी परिभाषा थी, दूसरी संकल्पना कौन सी थी आपकी, ब्रॉन्स्टैंड एंड लोरी की संकल्पना। थर्ड की हम बात कर लेते हैं, जो हमारी थर्ड है लुईस संकल्पना। जो लुईस संकल्पना है, उन्होंने, जो लुईस नाम साइंटिस्ट है, उन्होंने दी थी, और किस बेस पर दी थी, इलेक्ट्रॉनों के बेस पर दी थी। तो ये जो संकल्पना है काफ़ी मजबूत है, क्योंकि प्रत्येक जो कंपाउंड्स होता है या प्रत्येक एलिमेंट जो होता है उनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो सब में प्रेजेंट होते हैं। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बेस पर क्या दी थी, यह संकल्पना को प्रदर्शित किया था। इन्होंने क्या बताया था, वे पदार्थ यौगिक जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग करते हैं, क्षार, लुईस क्षार कहलाते हैं। तथा जो पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन के जोड़े का ट्रांसफर होगा, एक खाली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का युग्म जो त्याग करेगा, त्याग कौन करेगा, जिसके पास अधिकता होगी। भाई किसी को अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है 2000, 4000, 5000, तो जिसके पास होंगे उसी से मांगेगा, और जिसके पास नहीं होंगे उससे क्या मांगेगा। तो जो जितने भी यौगिक ऐसे होते हैं जिनके पास पहले से क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिसका उन्होंने अभी तक साझा नहीं किया है, तो ऐसे यौगिक जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म वो साझा कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाएंगे, आपके लुईस क्षारक कहलाएंगे। और जो ग्रहण करने वाले हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जितने भी होंगे, जिनके अंदर कमी होगी, वो सारे के सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने की कंडीशन में होंगे, तो क्या कहलाएंगे, आपके लुईस अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर लुईस अम्ल कौन से हो जाएंगे आपके, आपका हो जाएगा BF3AlCl3 Mg+। अभी में दिखाई दे रहा है BF3 में 6 इलेक्ट्रॉन है, AlCl3 में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। ठीक है, स्ट्रक्चर देख सकते हैं बनाए कैसे 6 हैं, इस प्रकार से बन जाएगी इसकी। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 5। वायु कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो 3 होने के कारण से केवल 3 शेयरिंग हो सकती है। 3 का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए, 8। तो 2 इलेक्ट्रॉन की क्या इसके अंदर डिफिशियंसी है, कमी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करने की कंडीशन में। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाएंगे, आपके लुईस अम्ल कहलाएंगे, जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा। लुईस क्षारक की बात करेगा, जैसे NH3 है, इसके पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। H2O है, यहाँ पर ऑक्सीजन के बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी साझेदारी नहीं करी इसने। OH- है, माइनस वाले में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, एक्सेट्रा। तो ऐसे जितने भी क्या है कंपाउंड्स हैं जिनमें क्या पाया जाता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो वो क्या होते हैं, आपके क्या होते हैं, लुईस क्षारक होते हैं, उनको डोनेट करने की कंडीशन में होते हैं। तो आज हमने आपसे डिस्कस किया है अम्ल और क्षार की अवधारणाओं के बारे में।